Welcome, Navneet ji. I have the honor of introducing our next panelist, Shri Vikas Khemani ji, founder, Carnelian Asset Management and Advisors. He is a seasoned capital market expert with over 27 years of experience and a passion for investing. As the founder of Carnelian Asset Management and Advisor, Vikasji brings a unique blend of business acumen, market insight, and leadership expertise to the table. He has a strong track record of building and incubating successful businesses, and he's been the CEO of Edelweiss Securities Limited for 17 years. Vikasji has established himself as a trusted advisor and industry thought leader. His extensive network spans corporate India, industry bodies, and committees, including CII, FICCI, and YPO. A recipient of the Young Professional Achievers Award, Vikas ji is definitely a sought after expert in investment management and capital markets. He is passionate about investing, which took shape during his college days. When he's not driving business growth, you can find Vikas ji practicing yoga, meditation, or running marathons, a testament of his endurance and dedication. With Carnelian Asset Management, Vikas ji is committed to delivering exceptional investment solutions and advisory services. Fueled by his passion for investing and his expertise in capital markets, the firm's unique approach and commitment is to excellence. They've also established themselves as a trusted partner for HNIs and UHNIs seeking optimal wealth creation and protection. The session is sponsored by Plus Business Management. Can I have a small AV, and then after that, I will request Anilji to kindly take over this session and moderate. Thank you, Srinivasji. May I now request Anilji to kindly take over? Thank you. आप सभी को सुप्रभात। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के साथ आज पहली बार मुझे मंच पर बात करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मेरा रिश्ता, मेरा नाता काफ़ी कुछ पुराना है। संभवतः 2011-12 की बात होगी शायद। उस समय शुरुआती दौर में शिवाजी पार्क में हम जानी मानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के ऑफिस में इस बात की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर मेरे कुछ मित्र हैं, नरेंद्र जी हैं, सचिन जी है, ये उस समय उपस्थित थे वहाँ पर। और तब इस बात की रूपरेखा बनाई जा रही थी कि किस तरह से
देश और विश्व भर के हिंदू धर्म और आध्यात्म के साथ साथ आर्थिक रूप से विश्व को और सभी समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर सकते हैं। चर्चाएं शुरू हुई, मैं कहीं साथ रहा, कहीं पीछे छूट गया, लेकिन आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबके सामने मुझे फिर से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और खुशी इस बात की और ज़्यादा है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ते हुए देश और दुनिया में कैपिटल मार्केट का, इक्विटी मार्केट का क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करने का आज अवसर मिला है ऐसे 3 खास मेहमानों के साथ में। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा उपयुक्त कोई और पैनलिस्ट इस कार्यक्रम के लिए हो सकते थे, क्योंकि वैसे आपने इंट्रोडक्शन बंका साहब से सुना भी। इंट्रोडक्शन 2 तरीके होते हैं, एक वो बाहरी होता है जिसे आप गूगल पर पढ़ लें, आजकल हर जगह अवेलेबल है सोशल मीडिया के ज़माने में। एक आंतरिक इंट्रोडक्शन होता है जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हीं का आप दे पाते हैं। तो आज ये 3 जो खास मेहमान बैठे हैं, इनके बारे में मैं आपको एक आंतरिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इनमें कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ है। सबसे पहले दमानी साहब हैं। जब हम शायद कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक दमानी साहब अपनी अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर चुके थे। और आज से 30-40 साल पहले अमेरिका में MBA करने वाला बच्चा कोई हिंदुस्तान में लौटे, इसकी कल्पना भी नहीं होती थी। और माता पिता यही सोच के भेजते थे ये तो वापस आएगा नहीं, वहां जाकर खाली हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस समय दमानी जी भारत लौटे, यहां करियर बनाया, और पूछे क्यों? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें यह कहा कि देखो बेटा, जो संभावनाएं हिंदुस्तान में है अगले 25-50 सालों में, वो दुनिया में कोई कहीं नहीं। और हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ेगा, सारे लोग हिंदुस्तान में आएंगे, हमें हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना है। और आपके संस्कार है कि आपने वो बड़ी दिखावे वाली दुनिया से हटकर यहाँ पर आप आए। और दमानी साहब, मैं पर्सनली इस बात के लिए आपका रिन्यू कि आप जैसे नहीं तो दिग्गजों का डायरेक्शन हमें जो अदरवाइज मिलता वो रह जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान वापस लौटने के लिए। नवनीत जी मुनोत, आप जानते पहचानते हैं कि रैंकिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उनको सुनना, ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लगेगा आप म्यूजिक सुन रहे हैं। इतने धारा प्रवाह, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर जबरदस्त पकड़, कमांड। लेकिन एक चीज जो उनके व्यक्तित्व में खास है, काम के प्रति अपनी धर्म और संस्कृति के मूल्यों को साथ में लेकर, और विशेषकर जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, यानी कि अपने निवेशक, उनके प्रति जो उनके समर्पण की भावना है। कभी आप हमेशा इन्हें बुलाते हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन के लिए, मैं आपको कहूँगा किसी दिन धार्मिक चर्चा के लिए बुलाइए। आप सोचेंगे अच्छे अच्छे संत, चकित रह जाएंगे। एक सेंटेंस मैं हमेशा याद रखता हूं, और मैंने अपने जीवन में भी उसे उतारने की कोशिश की, जो मैंने नवनीत जी से सीखा है। हम हमारे कस्टमर्स का भला सोचेंगे और उनका भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। और अगर हम अपना भला करने के बारे में सोचते रहे तो ना उनका भला होगा ना हमारा होगा। और यही वजह है आज आपके नेतृत्व में, पहले SBI म्यूचुअल फंड के आप MD थे, उसे आपने बुलंदियों पर पहुंचाया। 10 लाख करोड़ का AUM आपके रहते रहते SBI म्यूचुअल फंड में हुआ, और आज HDFC म्यूचुअल फंड $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए मैनेज करता है, जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी FIs नहीं करती। तीसरे जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, छोटे भाई हैं, और इनका तो पूरा करियर मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है। जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
असली में यही उसे लागू कर रहे हैं, अपने सारे निवेशकों को साथ में लेके उनका विकास कर रहे हैं। और एक और बात है कि आमतौर पर सार्वजनिक मंचों पर कहीं भी हम लोगों में पता नहीं क्या वो एक आदत सी बन गई कि हम खुल के नहीं बोलते हैं अपने धर्म के बारे में, अपनी राजनीतिक राय के बारे में। लेकिन विकास की सबसे बड़ी खासियत ये है वो खुलकर अपने विचार रखते हैं देश के बारे में और हमारे हिंदू धर्म के बारे में। ऐसे विकास का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एक मजबूत कैपिटल मार्केट कितना जरूरी है एक मजबूत इकोनॉमी के लिए, उस पर मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले नवनीत जी, सवाल आपसे ये लेना चाहता हूं। एक जमाने में हम विश्व गुरु थे, राइट? धीमे धीमे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं चला, लेकिन हमसे वो सब कुछ छिन गया। क्या आज हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बन सकता है? क्या हमारे में वो काबिलियत फिर से दिख रही है? यहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। अनिल जी, आपके बहुत अच्छे परिचय के लिए बहुत बहुत आभार हृदय से। और अनिल जी को तो पूरा देश सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संदेश के लिए इंतजार करता है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और आप जिस तरह से मार्गदर्शन करते हैं करोड़ों निवेशकों का, और जो एक कैपिटल मार्केट्स में वृद्धि हुई है पिछले कई वर्षों में, उसका आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने हम सब के लिए बोला, लेकिन अपने आप के लिए नहीं बोला। और अपने कार्य के लिए जिस तरह की समर्पण भावना, राष्ट्र के लिए जो समर्पण भावना है, वो अनिल जी की एक अलग स्तर की है। तो हम सभी आपका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इनमें तो बड़ा भर के प्यार रखा हुआ है। और जो आपने गुलामी की बात करी, वो गुलामी कुछ सैकड़ों सालों से है अनिल जी। हालांकि हम आज़ादी के अमृत काल में हमने अमृत महोत्सव मनाया और अगले 25 साल में हम विश्व गुरु बनेंगे। बट मैं कहूँगा कि शायद 500 साल की गुलामी जनवरी में ख़त्म हुई है। इस साल ये देश राम का है, परिवेश राम का है, विश्व गुरु बनना है आदेश राम का है। और इस साल से अगले कई दशकों तक, अगली कई शताब्दियों तक हमें वही स्तर पर पहुंचना है जहां आपने बात करी। हम जगत गुरु थे, हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, हम विश्व के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर। बहुत अच्छी किताब आई है अभी, वो विलियम डेलरिम्पल ने लिखी है। तो उसने बताया कि किस तरह से सत्य को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है पिछले 200-300 सालों में। लेकिन विश्व को जानने की जरूरत है कि ये क्या अर्थव्यवस्था थी, ये क्या समाज था, ये क्या सभ्यता थी, और कहाँ तक हमारा विश्व में प्रभुत्व था, कहाँ तक हमारा प्रभाव था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले कई वर्षों तक और अगले कई दशकों और सदियों तक शायद हम उसी तरफ वापस मुड़ रहे हैं। विश्व की स्थिति बड़ी गंभीर है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, राजनीतिक स्थिरता तो मतलब अस्थिरता का माहौल है सब जगह, आर्थिक स्थिति डामाडोल है ज़्यादातर जगहों पर। और जो सबसे समृद्ध राष्ट्र हैं, जो धनाढ्य राष्ट्र हैं, उन पर कर्जे का बहुत बोझ है। तो ये बड़ी स्थिति विश्व की चिंताजनक है। बस उसी समय के मध्य में शायद भारत के लिए एक अवसर ही नहीं है, भारत के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे लिए शायद एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पूरे विश्व को एक नई दिशा दें कि ये जो माहौल चल रहा है पिछले कई दशकों से, इसको एक नई अर्थव्यवस्था, एक नया युग पूरे विश्व में आए। मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद हम उसी स्थिति में हैं जिसके लिए शायद कभी प्रभु ने कहा होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज वही समय है जहाँ पर इस बार एक अवतार नहीं, 140 करोड़ लोगों को उसी भावना के साथ कि वापस धर्म को लेकर आना है और अर्थ व्यवस्था में बड़ा बनना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है अगर हमारी सोच और बाकी की, अब मैं बात नहीं कहूँगा सब जगह होता है, रमेश जी हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, ये बात करेंगे। पिछले कई पैनल्स में जब हम साथ में थे तो इन्होंने चर्चा करी कि किस तरह से अमेरिका में जो अब राजनीतिक बातचीत हो रही है और उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो ज़्यादा बताएंगे। पर अगर हर आदमी अगर अपने ही सोचेगा
तो विश्व आगे कैसे बढ़ेगा? अगर विश्व की सबसे बड़ी अगर अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, अगर विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है और वो इस तरह से सोचेगी और हर अगर देश ऐसे ही सोचेगा, तो विश्व आगे कैसे बढ़ेगा? एक हम ही हैं अनिल जी, $2500 पर कैपिटा जीडीपी पर, $2500। हम एक तरह से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथे 5वें बड़े पूंजी बाजार हैं, हम बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आज $2500 पर कैपिटा ही है। ये तो 50 वर्ष पहले अमेरिका या 40-50 वर्ष पहले यूके की स्थिति थी, वहाँ आज है, हमको तो आगे बहुत जाना है। लेकिन वहाँ पर भी जब G20 हुआ और हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी प्लेनेट मेरी फैमिली है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये शायद आज तक कभी किसी ने नहीं करा। हमने अफ्रीकन यूनियन को उससे जोड़ा, ग्लोबल साउथ की हमने लीडरशिप ली, ये विश्व के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज हम सब ने अपना सोचा है। हम ही हैं कि हम तो आगे बढ़ेंगे लेकिन सबको आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन जो धरती माता है उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम शोषण वाले नहीं हैं, हम पोषण वाले हैं। सदियों से नहीं, हजारों सालों से हमने पोषण किया, हमने कभी शोषण नहीं किया, ना मानवता का किया है ना धरती का किया है। और आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है सबसे अगर कोई चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगले कई दशकों में, अगले कई सदियों तक हमारा प्रभुत्व बना रहेगा, इसी भावना का, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो हम अंधकार में भी प्रकाश को ढूंढते हैं, जो हम मृत्यु में अमृत को ढूंढते हैं, जो हम अज्ञान से ज्ञान को ढूंढते हैं। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतगमय, और वही पूरे विश्व को एक नया नेतृत्व देगा। अब आपको पता चला कि क्यों मैंने कहा कि नवनीत जी को सुनना संगीत सुनने के समान है, राइट? और ऐसा लगता है कि वो बोलते रहे, हम सुनते रहे भावमग्न होकर। दमानी साहब से एक खास बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। दमानी साहब, कहाँ 30-35 साल पहले आप अमेरिका में होते हैं तो आज बिलियंस ऑफ डॉलर में आप खेल रहे होते। इतने बेहतरीन आप निवेशक हैं। अच्छा, बाय द वे, आज भी खेल रहे हैं आज से कई गुना। लेकिन एक और चीज बताऊं, देखिए क्या होता है कि आपके संस्कार आपके हर काम में दिखते हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे कि हिंदुस्तान में कई तरह के बुल्स आए, है ना? सब अलग अलग तरह के, कोई बहुत सुप्रसिद्ध तो कुछ थोड़े खतरनाक टाइप के भी। लेकिन एक ही आदमी ऐसा है, एक ही शख्स, एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसे एक टैग मिला है, पीएसयू बुल्स। अब तक क्या होता था, आज से 10 साल पहले तक सरकारी कंपनियों को देखा जाता था एकदम ऐसा कि ये तो बेकार है। पीएसयू को हम आम भाषा में मार्केट में बोलते थे पशु, मतलब ये पशु स्टॉक है, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दमानी साहब ने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की कंपनियों में, हिंदुस्तान की सरकारी कंपनियों में वो भरोसा दिखाया, और इसलिए उन्हें आज पीएसयू बुल्स के नाम से जाना जाता है। ये उस समय वो स्टॉक खरीदते थे जब कोई देखता नहीं था, और शेयर नंबर में नहीं, परसेंटेज इक्विटी में कि कितना ज्यादा खरीदा जा सके। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि ऐसा क्या भारत में है जो आपको अमेरिका में नहीं लगा और आपको लगा नहीं वहां से यहाँ आऊं और यहीं करूं सब कुछ? Thank you, Anilji. Thank you for your very kind introduction to me. I really appreciate that. Good morning to all of you out there. मेरे को पढ़ने का हमेशा शौक था, as you are aware, Anil ji. So I had read, if you all remember, of course I'm old enough to remember, you all aren't, but the last time India won competitively a gold medal in the Olympics was when we played hockey, was in the '64 Olympics in Tokyo, when India beat Pakistan 1-0 and won a gold medal after losing in 1960, right? What economic historians recognize, not the fact that India won the gold medal, but that time the Nikkei in Japan was 1,000. 1,000 के अंश पे था Nikkei उस time. Next 25 years, the Nikkei went from 1,000 to 40,000. One of the great bull markets in the world unfolded in Japan over the next 25 years. Japan, from a third world beaten country after the Second World War, became the third largest economy in the world. Japanese companies which were unknown outside Japan became household names like Honda, Sony, Nissan, whatever. A lot of us Indian bulls believe that India is on a similar trajectory, Anilji, that over the next 25, 35 years, we'll go from being a third world country to, as Neeta Ambani said, the third largest economy in the world, taking a place along with India, with China and the US. And that itself is one of the great stories of human endeavor that we're about to unfold. They're a democratic nation with good demographics, leapfrogging into digitization, the 3 Ds as they call it,
is going to propel India to a new generation of economic leadership, as you saw in 1600s. I think that could happen. So, did I see that when I came? No, but my father did. He actually told me, as I mentioned the story to you, that Ramesh, I'm not going to live that long, but if I had this thing, I would buy share. Us time physical certificates hote the, but I'll buy the physical share certificates, put them in the tijuri and throw away the key. I don't want to sell these shares for the next 20, 30 years. So I think his vision propelled me back in India. Thank you though. Absolutely amazing. And I must thank you that you came back, sir. विकास हमारी यंग जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदुस्तान के बारे में बहुत ही वोकल तरीके से बोलते हैं और स्पेशली पिछले 10-12 सालों में ये मैंने परिवर्तन देखा है। विकास, क्या ऐसा बदला है आज का हिंदुस्तान आपको कैपिटल मार्केट के लिहाज से क्यों अलग, क्यों इतना मजबूत, क्या ऐसा दिखता है? आपके जो थॉट्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एकदम, अगर मैं कहूँ जर्नलिस्ट वाले तरीके से पूछा तो बहुत वन साइडेड है ना, तो लेकिन क्यों ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं आपके और क्या इसके पीछे भरोसा है? बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस फोरम पे बुलाने के लिए। तो अनिल जी, आप देखेंगे तो एक आदमी क्या बदल सकता है, इसका सबसे बड़ा जीता था एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ठीक है, आप देखिए भारत सबसे मतलब हमारी पॉपुलेशन पहले भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। हम पहले भी यंग नेशन थे, आज भी यंग नेशन है। फिर ऐसा क्या बदला पिछले 10-12 सालों में, 10 सालों में कि ये एक हिंदुस्तान चल पड़ा है, हमारा सबका विश्वास बन गया, राइट। जो एक हमने मान लिया था कि ये ऐसा ही होगा, ऐसे ही चलता है देश। और जैसे आपको एक ध्यान हो तो कि एक फेमस स्टेटमेंट हमको एक बोला कि हम गरीब देश है, हम इस सुन के पढ़ के पता हुआ। 2012 में एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे पास डिफेंस का पैसा नहीं है। आज आप ऐसा कुछ सुनते हैं? हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा है, मार्स में जाने के लिए पैसा है, बेस्ट चीज करने के लिए पैसा है। सेम देश, सेम पीपल, सेम रिसोर्सेज, बट माइंडसेट हैज चेंज्ड, राइट? एब्सोल्युटली। एंड तो कोई भी देश का जो माइंडसेट होता है वो उसका डिटरमाइन करता है कि कैसे वो आगे बढ़ेगा, राइट? और पहली बार हम लोग हमारी कमियों के बजाय हमारी स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं। पहले एक आपको ध्यान होता है, टर्म होती थी डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक लाइबिलिटी माना जाता था, करेक्ट, राइट? तो अब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड रियली प्ले आउट हो रहा है। इतने बड़े लोग, आप देखो आज हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे एवरेज एज 28 साल है। वी आर 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वर्किंग पॉपुलेशन। हम दुनिया की आने वाले 25 सालों में 25% इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स को सप्लाई करेंगे। इतने सारे लोग काम करेंगे और मतलब प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूम करेंगे, वही तो जीडीपी होती है। तो ये चीज को अगर आप काम दिला सकते हो, कर सकते हो, तो ये जो पिछले 10-12 सालों में हुआ है, हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो गया। अब देखिए हम विदेशों में जाते हैं, पहले हम कॉर्नर में बैठते थे, आज हमको कोई नहीं बता, हम सब देखते हैं, फील कर सकते हैं कि वी आर टेकिंग सेंटर स्टेज, वी आर ड्राइविंग द एजेंडा। एब्सोल्युटली। आप किसकी एक चीज देखोगे सबसे बड़ा, आज आप सोचिए अगर हम रशियन ऑयल इंपोर्ट नहीं करते तो हमारे देश की इकोनॉमी की हालत ये नहीं होती। करेक्ट। आज हम बहुत अलग तकलीफ में होते हैं, जैसे बहुत सारी है। तो एक कहावत है और एक सेइंग है कि इट इज वेरी हार्ड टू पुट वैल्यू टू द एक्सीडेंट्स अवॉइडेड। जो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, राइट? ट्रू, एब्सोल्युटली। तो हमारे इतने सारे काम पिछले 10 सालों में हुए हैं, 30-30, 40-40 सालों से पेंडिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डिजिटल जो हमने रिफॉर्म किए शायद कोई सोच नहीं सकते थे। तो ये जो एक और जो शुरुआत ऊपर से नीचे तक जो माइंडसेट चेंज हुआ है, वो माइंडसेट मुझे लगता है अमृतकाल के अंदर देश को इतना आगे ले जाएगा। और ये खाली ये सरकार में है, प्राइवेट सेक्टर में है। आज एक यंग आदमी सोच सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम जैसे बताता हूँ बहुत सारी कंपनियों को मिलते हैं, आई गेट सरप्राइज कि कंपनीज बोलती है अब वो ये नहीं सोचते कि हम इंडिया का मार्केट करेंगे, हम दुनिया में बेस्ट कंपनी बनेंगे, दुनिया में कंपटीशन करेंगे। ये माइंडसेट आया कहाँ से? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, राइट? ये माइंडसेट आता है जब आपका लीडर देखता है ग्लोबल में जाके सबके साथ गले मिल रहा है और सबको अपनी अपनी मतलब बातें कर रहा है सेंट्रल स्टेज में, सेंट्रल स्टेज में, राइट? तो उनको देख के लगता है कि हम भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक जो है, ये मुझे लगता है इंडिया को इतने आगे ले जाएगा। हमारा एक मानना है कि मार्केट तो ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट हो ही गया, पर अगर इंडिया की आज की जीडीपी जो $4 ट्रिलियन है, बाय द टाइम अमृतकाल एंड्स 2047 हमारी जीडीपी $30 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। वाह क्या बात। इसका मतलब 90% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज येट टू बी मेड। और जैसे दमानी साहब ने एक बात बताया कि
इंडिया की जो ये ग्रोथ है, ये बिल्कुल जापानीज इकोनॉमिक मिराकल की तरह है। अब मैं आपको खाली एक छोटा सा नंबर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। हम्म, जापान जब 1965 से 1989 का जो जापानीज इकोनॉमिक मिराकल था, उसमें 40,000 नकाई हुआ। एट द पीक ऑफ द मार्केट, जापान छोटी सी इकोनॉमी है, जापान का मार्केट कैप वर्ल्ड के परसेंटेज मार्केट कैप का 43% था। ओ एक 43% अकेला जापान। 43% खाली एक छोटी सी कंट्री का मार्केट कैप पूरे विश्व का मार्केट कैप है। इंडिया वेरी वेल कैन गो देयर, दैट्स अ पोटेंशियल। क्या बात। नवनीत जी, विश्व गुरु बनने के लिए 3 चीजों में आपको मेरे ख्याल से गुरु बनना जरूरी है। एक, धर्म और आध्यात्म में। दूसरा, आप अपनी संस्कृति में, आपका धर्म ऐसा हो जो पूरे दुनिया में मान्य हो, संस्कृति ऐसी हो जिसको सारे लोग फॉलो करना चाहें। तीसरा, आर्थिक रूप से आप इतने समृद्ध हो कि लोग आपकी ताकत माने। तो हमारा सब्जेक्ट चूंकि तीसरा वाला है, तो हमें आर्थिक रूप से विश्व गुरु बनने के लिए और इंडिया की इकोनॉमी को बनने के लिए अगले 20 साल में जो अमृतकाल है हमारा, कहाँ आप पहुंचता हुआ देखते हैं कि, और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो, और जो कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए क्या मौके हैं भारत के इस कैपिटल मार्केट में इस वक्त? सो तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं अनिल जी। सो आर्थिक रूप से विश्व की बड़ी शक्ति बनना, संस्कृति के हिसाब से विश्व में विश्व गुरु बनना, धर्म के हिसाब से बनना, बिकॉज ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। और वही भारत का एक डिफरेंशिएटेड मॉडल रहेगा, वही भारत का एक बहुत ही बदलाव रहेगा। मैं भारत के बाहर जब जाता हूँ सबको कहता हूँ, वी आर क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक मिरेकल which is unparalleled in human history. India is creating an economic miracle which is unparalleled in human history. Because एक यही है जहाँ पर जो ग्रोथ होएगी, $2000 था उस समय, 1800 था जब मैं 10 साल पहले बोलता था। जब हमारी जर्नी जो, जैसा विकास ने बताया, जो हमारी 3 ट्रिलियन से उस टाइम 2 सवा 2 थी, वहाँ से जब हमारी 20 25 30 की जाएगी, उसका बड़ा डिफरेंस है कि हमारी जो जर्नी है वो डेमोक्रेटिक होगी, वो इंक्लूसिव होएगी, वो इक्विटेबल होएगी और वो सस्टेनेबल होएगी। ऐसी जर्नी किसी ने भी नहीं करी। दे डिस्ट्रॉयड प्लेनेट। चाइना ने जो किया, या यूरोप ने जो किया, या यूएस ने जो किया, वी आर नॉट डूइंग। मैं आज सुबह ही पेपर में पढ़ रहा था कुछ, तो वो जो प्रधानमंत्री का वो जो सोलर वाला प्लान है, उसमें कितने घर और कितने सारे जो राज्य हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और हर घर पर जो सोलर मिशन चल रहा है, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं। दे डिडंट केयर अबाउट द प्लेनेट, आगे फ्यूचर क्या होगा। दे डिडंट थिंक अबाउट एनीवन, वी आर थिंकिंग अबाउट एवरीवन। दैट विल मेक आवर ग्रोथ मॉडल वेरी डिफरेंशिएट। पूरे विश्व में अगर आप बाहर पैसा रेस करते हैं, तो आजकल लोग ESG की बात करते हैं, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, सोशल इम्पैक्ट, गवर्नेंस। मैं बोलता हूँ भाई ये तो हमारा तो, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, दिस इज अबाउट आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, दिस इज एंशिएंट विजडम। हम तो शुरू से ही परस्पर ग्रहो जीवानाम बोल रहे हैं, हम तो शुरू से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोल रहे हैं। हमारे तो JRD टाटा ने 100 साल, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो रतन टाटा हॉल बाहर नाम देख करके, JRD टाटा ने 100 साल पीछे बोला भाई बिजनेस तो सोसाइटी के लिए है। वहाँ पे US में मिल्टन फ्रीड ने बोला द ओनली सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट्स। और हमारा क्या है, बिजनेस को सोसाइटी से लाइसेंस चाहिए ऑपरेट करने के लिए। सोसाइटी के लिए सही करोगे तो ये आप सही करोगे। इसलिए आज 100 साल बाद भी उनका जो आज नाम है टाटा ग्रुप का, एक अलग नाम है। तो हमारी जो पहचान बनेगी वो बहुत अलग बनेगी, और उसी वही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा शक्ति देती है। लेकिन एक हमेशा एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि विकास ने प्रधानमंत्री की बात कही, तो वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये 3 सबको याद रहता है। 140 करोड़ लोगों को चौथा याद रखना बहुत जरूरी है, सबका प्रयास, उसके बगैर नहीं होएगा। और यहाँ पर लाइक ग्रोथ एक क्वार्टर अगर कम हो गई तो हम सब सोच रहे हैं, मैं भी टीवी पर जाकर ये बोलता हूँ, नहीं थोड़ा गवर्नमेंट के पेक्स में स्लो डाउन हो गया था, थोड़ा सा ये टाइटनिंग था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन बोलना तो ये चाहिए भाई, 140 करोड़ आदमियों को ज़्यादा मेहनत करनी है क्वार्टर में, तो अपने आप ऊपर आ जाएगी। क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं? ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। और अगर हम उस अच्छे से अगर 140 करोड़ बढ़ जाएंगे तो कैसे होगा? अगर हर कंपनी वाला सोचे कि मेरे को ज़्यादा काम करना है, मेरे को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, अगर हर आदमी सोचे यार मैं ज़्यादा कंज्यूम कैसे अपना देश के प्रोडक्ट को करूं, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 दिन रमेश जी ने बताया, मैं भी 10 साल पहले प्रेजेंट करता था तो यही बोलता था कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास डेमोग्राफिक्स है, हमारे पास डिमांड है, और डिजिटलाइजेशन में तो आप क्रांति देखेंगे। चौथा D ऐड किया, अभी मैंने 5वां ऐड कर दिया। 5वां डिटर्मिनेशन।
हिंदू 140 करोड़ लोग कभी भी इतने डिटरमिन नहीं थे कि हमें अच्छा करना है, लेकिन मेहनत बहुत करनी है। जो हम चाह रहे हैं वो वियतनाम भी कर रहा है, वो तो बांग्लादेश वाले भी कर रहे हैं कोशिश। सबको लग रहा है चाइना +1 की अपॉर्चुनिटी है, तो थाईलैंड भी कोशिश कर रहा है। सुशील जी आए थाईलैंड से, वो वहाँ की बात कर सकते हैं। दूसरे लोग जो विभिन्न देशों से आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, सबको है। तो हमको ज़्यादा मेहनत दूसरों से करनी है आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे प्रयास ज़्यादा ज़रूरी हैं। बातें कम काम ज़्यादा वो वाली बात है। लेकिन एक चीज़ है, आजकल प्रयास करने के मामले में थोड़ी ढीला-ढाली दिख रही है। दमानी साहब, आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ, नई जनरेशन पिछले 4 सालों में कोविड के बाद बाज़ार में काफ़ी आई है और सबको ये लगता है, स्पेशली काफ़ी अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स को भी ये लगता है कि क्यों इतना काम करना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, आराम से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, लाइफ एंजॉय करो, 3:30 बजे जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां खत्म, पर्सनल लाइफ शुरू। तो ये जो एक नया ट्रेंड बन रहा है, नए अभिमन्यु जो हमारे इस चक्रव्यूह में आए हैं पिछले 4 साल में, ये कब और कैसे निकलेंगे पता नहीं, लेकिन आपके अनुभव से मैं चाहता हूँ आप उन्हें सलाह दें कि क्या करना है और कैसे करना है। Thank you, Anilji. What I have learned that in a bull market, if you make 10% money, it is the saddest thing actually, because you can make 10 times your money. And people who do this futures and options are making 5-10%, going, spending it, having a good time, and then coming back tomorrow to do it. Or they'll inevitably hit a wall somewhere where the market won't perform and you start losing money out there. But look at the other way around. When I came in 1989, as you said, index 1000 था, Sensex 1000 था उस time. आज 80,000 के ऊपर है. So it pays to be invested in good quality businesses. So I would tell the younger people, the people starting on the market, is that आपको trading करना ही है, आपको शौक है, take 5-10% money in trade. But 90% of your money invest in high quality businesses that you want to hold for a period of time. Because the true wealth is made there. Warren Buffett has taught us that in a generation, you can go from middle class to be a millionaire if you compound that money and do it properly out there. But by trading, it's very unlikely that you'll get there. There'll be 1 or 2 people out of millions who will do good trading, but most will make money, lose money. They will get excitement, but they won't get money. But investors who buy great companies will always make handsomely at the end of the day. So my suggestion to the younger set is focus on the investment process. That process is very enriching, and in 10-20 years, thanks to compounding, you can be a completely different person than from where you started. एक बात और मैं मैं इतना से ऐड करूंगा कि ज्यादा व्यापार बढ़ाइए, उद्योग लगाइए। पैसा मैनेज करने के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है ना, उस पर क्यों समय लगा रहे हैं? Absolutely, we are fortunate that we have such great fund managers, and trust me, ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने 20-25 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में हमारे परम आदरणीय वॉरेन बफेट साहब से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। लेकिन ये बात ये है कि हमारे फंड मैनेजर्स को वो कहते हैं कि घर का जोगी जोगना, बाहर गांव का संत, वैसा वाला हाल है। तो हमारे अपने इतने बढ़िया फंड मैनेजर हैं, हम उनकी वैल्यू कम करते हैं। लेकिन चूंकि बात निकली थी अभी, नवनीत जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और दमानी साहब, मैं आपसे 2 चीजें इस पे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि अब जैसे मेरी उम्र में है ना, तो मेरे लिए कंप्लीटली डिजिटल होना, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना बड़ा माइंडसेट चेंज करने वाली चीज होती है। जनरली एक जनरेशन के बाद आपके माइंड ब्लॉक आने लगते हैं। आप इस उम्र में भी इस तरह के नए बिजनेसेस को बहुत स्ट्रांगली देखते हैं, और लास्ट टाइम जब मैंने दिवाली पर आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा भी कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका बड़ा फोकस, और ये वो एक स्पेस है जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बन सकती है, वहां निवेश करना चाहिए। शायद आपके कुछ निवेश भी है, जरा इसके बारे में बताइए सर। Yeah, Anilji, I mean, that we are old and we don't understand digital, I understand that completely. But I think अगर आप एयरपोर्ट जाइए अभी, तो you have Digi Yatra, which makes it such a seamless. अभी विकास जी बता रहे थे कि game changer. It's actually a game changer. मतलब जो भीड़ लगती थी वो सब खत्म हो गई. Just walk in through. So security is actually one of those great applications that India has done. You look at digital payment systems that we've done in India by, Paytm or ONDC or whatever. It is completely transforming the nature of this country. And I think that will be a huge long-term benefit. So India never had the physical infrastructure to compete with the rest of the world, but we're now leapfrogging. Just as we went from
वेरी बैड क्वालिटी लैंडलाइन मोबाइल फोन्स जो इंडिया में कभी किसी के पास होता नहीं था, कभी चलते नहीं थे बराबर. इट यूज टू बी अ कॉमन एक्सक्यूज इन इंडिया दैट आई ट्राइड कॉलिंग अ नंबर बट आई डिडंट गेट थ्रू. But that is all stopped now because we all have digital phones out there, and now the ratio of phones to population is almost 1 to 1. 1.2 million, 2 billion phones, 1.4 billion people that we have in this country. So digital infrastructure is going to pioneer and lead this country. वो अमृत काल की जो बात कर रहे हैं 2047 will happen only through digital infrastructure that's taking place in India. So I feel companies that are participating in the eKYC, in the ONDC model, or building out the infrastructure that allows this to happen will probably be the place to bet on, Anilji. Vikas has great ability to identify businesses at very very early stage, स्पेशली प्रोमोटर्स कॉर्पोरेट्स को देख के अंदाज लगाना कि कौन बड़ा हो सकता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 10-12 साल पहले की बात होगी. एक दिन मैं विकास के ऑफिस में शाम को कॉफी पीने गया, ऐसे निकलते हुए एक कंपनी की बात निकली और उन्होंने बोला कि अनिल ये बढ़िया लगती है स्टॉक, इसमें मैनेजमेंट में बड़ा पोटेंशियल है और स्टॉक यूज्ड टू ट्रेड अराउंड आई थिंक 27-28 रुपीज. सर यार 27-28 रुपए का स्टॉक विकास बोल रहे हैं मुझे. लेकिन मैंने कहा कि चलो पहली बार कोई बात अच्छी निकली है, उसके बाद तो कई बार बातें हुई. आज 10-12 साल में वो स्टॉक कैन एनीवन गेस 5,500 रुपए के ऊपर है. एंड इट्स नॉट दैट दिस बिजनेस इज जस्ट आई मीन कुछ नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस है जिसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है. तो विकास मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, एक कैसे आपको पता चलता है या कैसे हमारे जितने ये लोग हैं जो समझें कि कौन से बिजनेसेस बड़े और ग्रेट बन सकते हैं. और दूसरा, जो लोग बिजनेस करने के एक्सपीरियंस हैं, यहाँ पे काफी यंगस्टर्स हैं, वो कैसे सोचे कि मैं एक बढ़िया और बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ. धन्यवाद अनिल जी. सो आई थिंक इंडिया जैसे कि अगर हमारी जैसे मैंने कहा कि 90% ऑफ वेल्थ इज येट टू बी मेड. तो इंडिया की जो जीडीपी $4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन जाएगी, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे, बहुत सारी कंपनीज बनेगी, बहुत सारे जो आज तक थे नहीं. जैसे आप देखो, आप 10-15 साल पहले बहुत सारे बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो इतने सारे नए नए सेगमेंट आयाम खुलेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. जैसे आज मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमने अभी शुरुआत देखी है. इंडिया की जीडीपी का खाली 15-16% है, जो 25-26% तक जाएगा. कंजम्पशन का $2,500 से $18,000 तक अगर हमारी पर कैपिटा इनकम जाएगी, तो हम सब कुछ ना कुछ ज्यादा कंज्यूम करेंगे, राइट, नया कंज्यूम करेंगे. तो जब जब ऐसी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी होती है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत आती है. द वे वन टू लुक एट इन्वेस्टिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी आप सेक्टर, कंपनी, बिजनेस देख रहे हो, उसमें टेलविंड है कि नहीं है, राइट, उसमें स्ट्रक्चरली ग्रोथ है कि नहीं है. वो सेक्टर में मत लगाओ. जैसे कि अगर आपको लगता है कोई बिजनेस डाई होने वाला है या लगता है उसके हेडविंड्स है कोई भी, उसमें मत लगाओ. तो टेलविंड सेक्टर में होनी चाहिए, उसमें नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए. और दूसरी बात, जो उस सेगमेंट को, कंपनी को, बिजनेस को चलाने वाला टीम है, मैनेजमेंट है, उसमें क्या चीज है, उसमें दम है कि नहीं. उसमें हम 3 चीज देखते हैं, और वो तीनों चीजें, चाहे आप बिजनेस बना रहे हो या चला रहे हो, एज ए इन्वेस्टर या एज ए बिजनेस बिल्डर, शुड बी देयर. जो तीनों चीज ये है, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड ड्राइव. आप जो भी कर रहे हो, आप में कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए. अगर आपको आता ही नहीं तो आप कैसे करोगे? तो कॉम्पिटेंस जो भी, और वो करो जिसमें आपको समझ में आता है. इसलिए मत करो कि कोई बाजू वाला कर रहा है दूसरा का, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे बिजनेस बिल्डिंग हो. तो आप में कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए. और दूसरी बात है इंटीग्रिटी. बिना इंटीग्रिटी के कोई आदमी लंबा नहीं जा सकता है. शॉर्ट टर्म बन सकता है. तो आपको ये सोचना है जल्दी बनाना है कि ज्यादा बनाना है, ठीक है. तो जो आदमी इंटीग्रिटी से अगर करेगा, दोनों जल्दी और ज्यादा दोनों का कॉम्बिनेशन बस तीनों में लगे रहो. तो जी. इंटीग्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हमको लगता है ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, कि बिजनेस प्रिंसिपल्स को, ऑनेस्टी को ध्यान रखना चाहिए, पर वो ही लॉन्ग टर्म में ले. जो जो कंपनियां बड़ी बनी है, वो इसको फॉलो की है. ₹1 का चोरी नहीं करते, ₹1 का, मतलब एकदम गवर्नेंस के हिसाब से काम करते हैं. थर्ड इज ड्राइव, कि आदमी के अंदर भूख तो होनी चाहिए, ड्राइव तो होना चाहिए. तो अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो हमारा पैसा नहीं बनेगा. कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी है, ड्राइव नहीं है, तो धंधा नहीं ग्रो करेगा. ड्राइव है, इंटीग्रिटी है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो कॉम्पिटिशन खा जाएगा. तो आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये तीनों पिलर चाहिए, चाहे आप बिजनेस बना रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो. और कार्नेलियन इसी तीनों पिलर के दम पे कितना 10,000 करोड़ पहुंच गए हम कितने समय में प्रयास 5 साल. देखो ग्रोथ, देखो गजब की है. अच्छा, एक चीज और है जो मैं जानना चाहता हूँ. ये नए डेवलप्ड इंडिया में जब हम पहुंचेंगे टॉप 3 में, नवनीत जी क्या लगता है आपको, क्या ऐसी
बड़ी चीजें होंगी जो भारत में होंगी? कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत बड़े बन सकते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने डिजिटलाइजेशन की बात करी, तो 10 साल पहले हम विश्व की सबसे डेटा पुअर सोसाइटी थे, आज विश्व की सबसे डेटा रिच सोसाइटी हैं। In a 10 years time, we have moved from the most data poor society in the world to the most data rich society in the world. और नए AI के युग में कई चैलेंजेस भी हैं, बट कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ये हम पर निर्भर करता है हम उसका क्या कर रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे थे, लेकिन अब बहुत तेज गति से प्रगति कर रहे हैं, और कई जगह पर आप यहाँ के एयरपोर्ट्स को कंपेयर करोगे अमेरिका से, तो यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, या यूरोप के तो हमारे यहाँ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जिस तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगले 10-20 सालों में हमारा भी एक डेवलप्ड वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तीसरा, हम जब बहुत पीछे रह गए, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वहाँ पर हम पीछे रह गए। लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कि हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। हमने इंडिया में कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं करा, हम सीधे स्मार्टफोन पे आ गए। हमारे पास फिक्स लाइन टेलीफोन नहीं था, हम सीधे मोबाइल पे आ गए। हमारे पास बैंक ब्रांचेस नहीं थी, हम सीधा बैंक ब्रांच इन द पॉकेट पे आ गए। तो कई चीज़ें हम लीप फ्रॉग कर जाएंगे, एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, बहुत सारी चीज़ों में हम लीप फ्रॉग कर जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे को हेल्प कर देगी। मैं जब भी लोगों से कहीं भी बात करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या हुआ 10 साल में, तो लोग बात करते हैं जीएसटी की, लोग बात करते हैं रेरा की, लोग बात करते हैं आईबीसी की, लोग बात करते हैं पीएलआई की, लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हो रहा है, लोग बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की है वो। मैंने कहा शायद एक इनसे भी बहुत बड़ा है जो इतना डिस्कस ही नहीं होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4% की इन्फ्लेशन की एक इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है, वो बहुत ही साइलेंट है, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 140 करोड़ के देश में वो बहुत ज़रूरी है। वो उसको मैं कहता हूँ इंडिया का यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम। वो यूनिवर्सल बेसिक ऐसा नहीं कि हर एक के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया, ये है बेसिक टॉयलेट, टैप वाटर, एलपीजी गैस सिलेंडर, सोलर पैनल ऊपर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एक एलईडी बल्ब, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन, सुकन्या समृद्धि, लाड़की बहना। एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लिविंग अगर आपने दे दिया। सचिन भरतिया मेरे मित्र बैठे, कंजम्पशन में इनसे ज़्यादा इंडिया में कोई समझता नहीं है। कोई भी आप मार्केट का, आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट करोगे सचिन भाई, तो लोग 10 करोड़ 20 करोड़, कोई भी प्रोडक्ट आप जो कंपनी से मिलते हो 25, उसके ऊपर ही मार्केट नहीं जाता है। अब 70-80 करोड़ लोग अगर नहीं आपके कंज्यूमर है, तो क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड होएगा? वो तब होगा जब आप उसको कर देंगे। मैं राजस्थान ब्यावर से आता हूँ, मैंने देखा है कि आप खाने की छोड़ दीजिए, पहले तो लकड़ी आएगी तो खाना बनेगा। अगर खाना है तो अगर आपको चिंता, पानी का मजाक करते थे कि अगर फेरे में बैठे हैं लड़के लड़कियों, बोल रहे हैं कि उड़ के चले जाते हैं, बोले पानी आ गया, बोले फेरे तो कल भी कर लेंगे, पानी वापस कब आएगा पता नहीं है। तो अगर आप वो सोसाइटी में थे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, 70-80 करोड़ लोगों को आप एक नया कंज्यूमर बनाएंगे। ये आज दिख नहीं रहा है इतना, लेकिन आपको अगले कुछ सालों में दिखेगा। ये मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। सिमिलरली आई टॉक्ड अबाउट अयोध्या इन व्हेन आई स्टार्टेड इन, अपने बात करना चालू करा जनवरी का। मतलब ये टूरिज्म में कंट्री क्या बन सकती है, मतलब हमारे पास क्या नहीं है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य, इतना धार्मिक सौंदर्य, ऐसा इतिहास किसी के पास नहीं है दिखाने के लिए। आप हर 100 किलोमीटर में जाइए, आपको कुछ अलग 5000 साल का इतिहास दिखेगा हर 100 किलोमीटर पे। यहाँ पर कितने लोग क्योटो में जा रहे हैं, इस्तांबुल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई वाराणसी देखा है क्या तुमने? तुमको पता है इतिहास? तुम एक एक कोना तो देखो यहाँ का। अयोध्या तो जाओ, तब तुमको पता चलेगा मानवता कहाँ से निकली है, सभ्यता और संस्कृति का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये कितना बड़ा बन सकता है, मेडिकल टूरिज्म कितना बड़ा बन सकता है, मतलब कितने बड़े बन सकते हैं ये। अगले 20 सालों में चाइना में 20 करोड़ लेबर फोर्स कम हो जाएगी एज की वजह से। अगले 20 सालों में 20 करोड़ लेबर फोर्स इंडिया में ऐड हो जाएगी। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग में कितनी अपॉर्चुनिटी है, पर एक ध्यान रखना पड़ेगा कि वो, हम बात कर रहे थे वो खिमानी जी से, उनसे बाहर की वो अगर आपकी तकदीर में होगा, अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, बिकॉज पूरा गीता के उपदेश के बाद अर्जुन ने कहा, अर्जुन भगवान ने विराट रूप दिखाया, बिकॉज अर्जुन को नहीं समझ आ रहा था कि देख ले भाई, ये जितने भी लोग हैं सब मर चुके हैं और तुमको राज्य गद्दी मिल चुकी है, तो बोले भगवान फिर क्यों करा रहे हो ये सब, आज ही कर दो। उसने बोला ऐसे नहीं चलेगा, युद्ध तो बराबर होगा, कर्म की गति को मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। तो वो सब अगर हम करेंगे तो ये सब अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त हैं। सबका प्रयास जरूरी होगा, बिल्कुल इसमें। दमानी साहब, आपको कहाँ मौके दिखते हैं इंडियन इकोनॉमी में? आपको क्या लगता है कौन से बिजनेसेस बड़े हो सकते हैं? Anilji, I'll answer this question this way. As you know, I also am a part-time interviewer. I talk to a lot of people in the markets. और मैंने सब great investors से बात की from India.
and I asked them the following question. I said, what has been the greatest decade of investing in India? Was it 1990 when Manmohan Singh liberalized India? Was it 2014 or 2000 when India started the tech boom? Or was it 2014 when Narendra Modi became Prime Minister of India? What was the greatest decade to invest in India? And they've been in the market for 40 years, seen great bull markets. बहुत कुछ देखा उन्होंने सब मुझे unanimously कहा है, the best decade to invest in India will be the next 10 years. Because the opportunity in the next 10 years is far greater than the last 10 years. So one thing is very certain, Anilji, that I do believe, as I've said to you, the world is changing. जो world 89 से हम लोग used है, when the Berlin Wall fell, now with Trump coming in 2.0, 2024, the world will change. The world rode on America's backs first, but now we're not going left or right in America, we're making a U-turn in America. So maybe India will have to provide the leadership in the world. I don't know how the world will look, but it would require a new set of eyes, a new set of vision to look at what's happening over the next 20, 25 years. But I am very sure about that, and I would probably repeat to my grandchildren the same thing my father told me, that lock the keys or lock your demat statement and go travel for 10 years, because the opportunities in the next 10 years are far superior than what we saw in the 10 years. And we saw great opportunities. So I do believe that, sir. अगले 10 साल बहुत बड़े और बहुत बेहतरीन होंगे। विकास, आपको क्या लगता है कहाँ इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत रहने वाली, कौन से सेक्टर्स बढ़िया करने वाले? जी, देखिए, जब इतना बड़ा ग्रोथ है, सब कुछ ही ग्रो करने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं, सब कुछ अच्छा करेगा। मेरे को लगता है जो एक सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ वेल्थ साइज के पर्सपेक्टिव से होगा, वो होगा फाइनेंशियल्स, बिकॉज वो कोई भी देश की इकोनॉमी की जो बैकबोन होता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होता है। तो और बीएफएसआई सेक्टर का रोल क्या होता है, सेविंग्स को चैनलाइज करके फ्रॉम यूजर्स ऑफ कैपिटल, सेवर्स ऑफ कैपिटल टू यूजर्स ऑफ कैपिटल को आपको उसको चैनलाइज करते हैं। तो ये जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, और उसको ये पूरा सेगमेंट, आप देखो 10 साल पहले कोई वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नहीं थी, ब्रोकिंग फर्म छोटी थी, इंश्योरेंस कंपनीज कुछ नहीं थी, अभी भी सब पेनिट्रेशन इतना स्मॉल है हमारा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कंजम्पशन का जैसे नवनीत ने बनाया, उसमें बहुत सारे आया है। लग्जरी कंजम्पशन तो अभी हमने शुरुआत ही नहीं है, मतलब खाली पिछले साल गुच्ची ने 3 स्टोर से 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया इंडिया में। ओह माय गॉड। सो दिस जस्ट, जबकि हमने शुरुआत ही नहीं करी है। तो लग्जरी बहुत बड़ी अगले 10-15 सालों की, 20 सालों की जर्नी है। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बताया कि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग में भी सीडीएमओ, फार्मा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मुझे लगता है सीडीएमओ वो है जो शायद आईटी हमारे लिए मिड 90s में था। तो अपॉर्चुनिटीज की तो आप बात करते रह सकते हैं। अल्टीमेटली आपको टेलविंड वाला सेक्टर देखना है, और उसके अंदर आपको अपनी एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी बिजनेस देखना है, उससे पैसा बनेगा। आप बड़ी बड़ी ज्ञान भले ले लो, बट सेक्टर को देखने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा इवेंचुअली सही कंपनी, सही आदमी को पहचानने में लगेगा, और उसी में आपकी महारत हासिल है। समय मुझे 12:30 बजे तक खत्म करने का निर्देश मिला है, तो मैं 1 मिनट चाहता हूँ, एक माइक जल्दी से फर्स्ट रो में आप लेके जाएं। हमारे एक मित्र सचिन भरतिया जी बैठे हैं, जो यहाँ पर सीए सचिन भरतिया लाइट हाउस फंड्स वो चलाते हैं। उनकी भी इंडिया की इकोनॉमी पर, कंजम्पशन पर, मार्केट पर बहुत गहरी पकड़ है। तो मैं जस्ट 2 मिनट सचिन जी से भी एक व्यू लेना चाहता हूँ कि क्यों आपको लगता है कि अगले 15-20 साल भारतीय बाजारों के लिए बहुत तगड़े, बहुत मजबूत, बहुत जबरदस्त होंगे। एक बार जल्दी से माइक, नहीं तो मेरा माइक ही ले दीजिए। थैंक यू अनिल जी। मैं शुरुआत करूंगा 2 लाइन से, जो हमारी, थैंक यू सो मच। मैं भारत की कहानी 2 लाइन से शुरू करूंगा, दैट विल समराइज कि हम कहाँ जा रहे हैं। लोग कुछ कहते हैं, तो इसको एक शायरी से शुरू करूंगा कि लोग कहते हैं कि बड़ी खामोशी के बाद, लंबी खामोशी के बाद एक शोर आया है। लोग कहते हैं भारत का वक्त आया है, मैं कहता हूं भारत का दौर आया है। दैट समराइजेज एवरीथिंग। जब भी हम इंडिया को देखते हैं, 30 ट्रिलियन 1950, 30 ट्रिलियन, 30 बिलियन से 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 100 साल में हो रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 75 सालों में आजादी के बाद इतना कुछ हुआ। ढंग से बिजनेस करें तो हर बिजनेस में हर वक्त पैसा बनेगा। ये जो सेक्टर ऑफ द फ्यूचर है, यस, there will be drivers of economy, they will take us to the next level,
बट मुझे लगता है कि अगले 25 साल में कोई भी व्यापार अगर आप ढंग से करें, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका सचिन जी। और बड़ी बात यही है, वेल्थ बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अच्छा बिजनेस करें, और अगर अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, तो अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें। ये दूसरा आसान तरीका है, जिसके लिए आपके पास सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। एक सवाल और, यहाँ पर सचिन जी के पास में ही राजेश जी बैठे हैं कैप्री ग्लोबल से, और आपने पूरे देश भर में अपनी ब्रांचेस खोली है, और स्पेशली आजकल जो हिंदी भाषी क्षेत्र, एक हमारा यूपी बड़ा बन सकता है इंग्लैंड से, एक बिहार बड़ा बन सकता है यूरोप के किसी भी बड़े देश से, तो क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बिजनेसेस में? जरा एक आपका भी व्यू में लेना चाहता हूं। अनिल जी थैंक यू। तो परिवर्तन हम ये देख रहे हैं कि हम तो उन लोगों को लोन देते हैं जिनको बैंक नहीं दे पाते हैं, चाहे वो रोड साइड का एक रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक आपका ड्राइवर हो जिसको एक घर लेना हो, एक कैश इकोनॉमी में एक ऐसा हो जिसको 15,000 रुपये कैश में सैलरी मिलती हो लेकिन कोई बैंक उसको लोन नहीं देना चाहता है। तो हमने सबसे बड़ा परिवर्तन देखा है कि जो सोशल मीडिया आया है उसने एक छोटे आदमी के एक दिल में, दिमाग में एक एस्पायरेशन जगा दी कि अच्छी लाइफ उसको क्या जीनी चाहिए। आज के 50 साल पहले ये पता नहीं होता था कि आज के आपके 200 किलोमीटर दूर भी बॉम्बे वालों को ये पता नहीं होता था कि दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन आज एक गांव में बैठे आदमी को ये पता होता है कि लेटेस्ट फैशन का ट्रेंड क्या है, कंजम्पशन का ट्रेंड क्या है, हेल्थ केयर का ट्रेंड क्या है, तो वो अच्छी लाइफ जीना चाहता है। तो आज के यंग एंटरप्रेन्योर या यंग स्टूडेंट के बाद जो अपनी लाइफ के ड्रीम देखता है उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, और ये जो कंजम्पशन जो ड्राइव हो रहा है, जो एक अच्छा लाइफ जीने का जो एक एस्पायरेशन है, ये ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है। हमारे करीबन 10,000 एम्प्लॉई हैं और रूरल में बहुत एम्प्लॉई हैं। जब उनको मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि इस बार हम इतना बिजनेस करेंगे तो इतना हमें इंसेंटिव मिलेगा, ये इंसेंटिव मिलेगा तो मैं पहली बार फॉरेन की ट्रिप पे जाऊँगा, पहली बार ये ब्रांड का सनग्लासेस लूँगा। तो हमने देखा है कि लोगों में एस्पायरेशन बहुत फायर्ड अप है, और यही चीज़ है जो अक्रॉस, जो अब वो फ़र्क ख़त्म हो गया है, छोटे गांव या एक बड़े शहर का जो फ़र्क है वो एक ख़त्म हो गया आदमी के दिमाग के अंदर, और ये कंजम्पशन को ड्राइव करेगा, ये लोगों की एस्पायरेशन को ड्राइव करेगा, ये लोगों की एक लाइफ को अच्छी जीने की जो एक उसकी ड्रीम है उसको फायर अप कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये, जैसे सचिन भरतिया ने कहा, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट हो जाएंगे। इसके सबसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि वुमेन फैशन, आज के 25 साल पहले गांव में हैंडबैग खरीदना एक अपने आप में एक ड्रीम होता था। आज एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की डॉटर के पास भी 3 हैंडबैग होंगे, चाहे वो एक्स प्राइस वाले हों, पर वो होंगे। तो ये एक चेंज आया है, ये चेंज कंजम्पशन को बढ़ाएगा, नए बिजनेसेस सेटअप होंगे। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा चेंज आया है, जो टेक्नोलॉजी ने जो डिस्रप्शन लाया है, कम कॉस्ट में आप किसी भी आदमी के पास पहुंच सकते हो, कुछ भी एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके चलते हमें लगता है कि इंडिया की जो हम आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले एयर मतलब फ्लाई करना एक आम आदमी के लिए एक ड्रीम होता था, आज परहैप्स एक ड्राइवर, एक वेटर भी जो काम करता है वो भी 2200 रुपये की टिकट खरीद के अपने गांव में फ्लाइट से चला जाता है। क्या बात। तो ये एक फ़र्क आया है लोगों की थिंकिंग में, और हमें लगता है कि आज हम सोच नहीं सकते थे, आज बॉम्बे में 3 एयरपोर्ट बन गए हैं। आज के 10 साल बाद हो सकता है हमें 4 एयरपोर्ट की जरूरत पड़े। ये एक इंडिया की स्टोरी है। हमें लगता है 10 से 15 साल में हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितनी वेल्थ क्रिएट होगी, कितने जो है लाइफ का जो लेवल है कंजम्पशन का, स्टैंडर्ड का, वो कंज्यूम हो जाए, वो चेंज हो जाएगा। एब्सोल्युटली। थैंक यू। यानी कि बदलते हिंदुस्तान की कहानी बहुत बड़ी है और बहुत लंबी है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, और अगले 10 से 25 साल आप और हम और हमारे आने वाली जनरेशन जो वेल्थ बनाएगी, वो आप और हम इस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शायद हम 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कभी मिले तो हम ये ज़रूर कहेंगे एक दूसरे को, ये दौर हमारे सामने ही आया था। इतिहास बनते हुए हमने देखा है, भारत को आर्थिक रूप से विश्व गुरु बनते हुए हमने देखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो समय समाप्त है, बाकी आप ये 3 ऐसे महानुभाव हैं जिनको आप घंटों
सुनते रहें तब भी कम लगेगा और आपको लगेगा कि अभी भी प्यास अधूरी रह गई है, इसलिए कभी और कहीं और आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और आप में से जो लोग मेरा शो देखते हैं वो सब जानते हैं, जो नहीं देखते हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं हमेशा सुबह जब 11 बजे मैं अपने शो का समापन करता हूँ सुबह, किसी को याद है तो बताएं। देखिए जो जानते हैं वो खड़े हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ हम हमेशा शो का समापन करते हैं और इसका भी आप सब लोग एक साथ मेरे साथ कहेंगे, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की।